व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं अमरान शाहिद। मुल्तान में आज जलसा हुआ और हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद जिस तरह पिछले 7 दिन से एक ड्रामेटिक सूरत हाल खड़ी हुई थी, इंतज़ामिया हुकूमत एक तरफ और PDM एक तरफ जलसा होने नहीं देंगे, स्टेडियम को ताले लगा दिए, कंटेनर खड़े कर दिए, रास्ते रोक दिए, नाके लगा दिए, लेकिन ये तमाम चीज़ें अबूर करके जो है स्टेडियम में जलसा हुआ या नहीं हुआ, घंटा घर में अलबत्ता जलसा हो गया, बाहर जलसा हुआ और गलियाँ जो हैं वो भरने की कोशिश की अपोजिशन ने। लेकिन सबसे अहम सवाल जो भरता है, मैं आपको थोड़ा वहाँ की जो स्पीचेस हुई हैं वो भी आपसे शेयर कर लूँगा। दो बड़े अहम सवाल उभरते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपोजिशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर डिफंक्ट हो चुकी है। यानी जहाँ पर कोई इशू डिस्कस नहीं हो सकता, कोई लेजिस्लेशन जहाँ पर नहीं होती ना हुई, ओवरवेलमली ऑर्डिनेंसेस से काम चलाया गया ज़्यादातर, और जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से लेकर कोई कौमी इशू जो है वो डिस्कस नहीं हो रहा, सब कुछ सड़कों के ऊपर हो रहा है। ये किसी भी मुल्क की पार्लिमानी जमहूरियत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि पाकिस्तान में अपोजिशन भी सड़कों पर है और गवर्नमेंट जो है वो भी पार्लियामेंट के बजाय सिर्फ TV पे या ट्विटर्स के ऊपर बयानबाजी या पुलिस और इंतजामिया के जरिए जलसों को रोक रोक के उनको हाइप क्रिएट देने के मूड में नज़र आती है। और उससे भर के जो एक सवाल है कि ये जलसे जितने भी हो रहे हैं, आज जलसों के अंदर जो स्पीचेस हुई, आसफा भुट्टो, मरियम नवाज़, मौलाना फजल रहमान, इन्होंने कहा कि जी अब लाहौर जलसा 13 दिसंबर को होगा और उससे पहले जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जो है हर कौंसल के अंदर, हर ज़िले के अंदर जो है वो जलसे किए जाएंगे। इनका मकसद बेसिकली क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में ओवरवेलमली जलसों के ज़रिए सिर्फ जो है या इवन फॉर दैट पर्पस लॉन्ग मार्च के ज़रिए, धरनों के ज़रिए गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ख़ास लवाजमात होती हैं किसी भी धरने के पीछे अगर गवर्नमेंट ने चेंज होना हो, और वो ख़ास लवाजमात जो है PDM को तो मुयसर अलबत्ता नहीं है, और अवाम भी कोई PNA की मूवमेंट वाली नहीं है कि वो कह रहे हैं जी गोली चला दो और मर जाएंगे, मार देंगे, और कोई मार्शल लग गया हुआ है शहरों के अंदर, जैसा भुट्टो साहब ने लगा दिया था PNA की मूवमेंट से तंग आकर। तो ये सिचुएशन भी नहीं है। तो इन जलसों का आउटकम क्या होगा, ये एक सबसे अहम सवाल है, क्योंकि इन जलसों की वजह से पार्लियामेंट चल नहीं रही, गवर्नमेंट अपोजिशन किसी बात पे बात कर नहीं रही, अवाम के इशूज़ डिस्कस हो नहीं रहे, TV की स्क्रीन्स पे ये जलसे चल रहे हैं, ये एहतजाज चल रहा है, अवामी इशूज़ जो है वो कोसों दूर है। सुन लीजिए मरीम नवाज साहिबा ने आज क्या कहा। वही बातें हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुल्तान की सिग्निफिकेंस थी, यौम तासीस पीपल्स पार्टी का था, और गवर्नमेंट ने जैसा रोकने की कोशिश की इस जलसे को, उससे इसकी अहमियत और बढ़ गई। शाबाश, तुमने आज इमरान खान को मार मार के भगा दिया है। हमें दुश्मन भी कम ज़र्फ मिला। ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। कोविड-18 जिसका नाम इमरान खान है, जब घर चला जाएगा तो कोविड-19 भी घर चला जाएगा। महंगाई का वायरस, बेरोजगारी का वायरस, नालायकी का वायरस के इलाज के लिए जरूरी है कि इस मुहलक और खतरनाक तरीन वायरस का इलाज किया जाए। जवाब दो, मुल्क की मईशत को कौन सा वायरस लगा है? अवाम के रोजगार को कौन सा वायरस लगा है? पाकिस्तान के सबसे बड़े वायरस का नाम इमरान खान, अनाड़ी और नालायक और नाअहल पाकिस्तान की बस चला रहा है। 2 सेलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही है। अलीमा बाजी ने सिलाई मशीन से अरबों रुपए कमा लिए, गैर मुल्की फंडिंग के सबूत मौजूद हैं, लेकिन बंदा ईमानदार है, कहता है कि मैं कारोबार नहीं करता। कारोबार इज्जत वाले लोग करते जिनको कमा के खाना आता है। घर बैठकर दोस्तों की लूट मार की कमाई करने वाले कारोबार नहीं किया करते। अगर जेल भी जाना पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। खुद इक्तदार छोड़ने पर इत्तफाक कर लो। PDM फैसले करने वाली है, फिर ना कहना कि बताया नहीं। सलीम बुखारी साहब, मेजर रिटायर्ड जाज अवान साहब, शाद भट्टी साहब, सलाम बुच्चा साहब, बहुत बहुत वेलकम आपको इस प्रोग्राम में। बुखारी साहब के पास जगह। बुखारी साहब, आपने क्योंकि पाकिस्तान में ये सियासी तहरीकों को बहुत ज़्यादा देखा है, आपने जलसों की तारीख भी बड़े गौर से देखी है, ये आज के एक जलसा इस पर मुझे थोड़ा आपका तज़िया चाहिए कि क्या इसका इम्पैक्ट था कि गवर्नमेंट की तमाम तरीन कोशिशों के बावजूद जितनी भी आवाम थी वो कोरोना के खतरे को पुश डालकर भी निकल आई। उनके जहन में क्या है? क्या सिर्फ जलसे की हद तक आवाम आई है, या वो इस गवर्नमेंट से इतने तंग आ चुके हैं कि वो कोरोना जैसे माहौल में भी निकल आए बाहर? और क्या इन जलसों से हुकूमत जाएगी? बुखारी साहब।
बहुत शुक्रिया आपका कामरान। पहली बात तो यह है कि जलसे की कामयाबी का तमाम तर सेहरा माशाल्लाह पंजाब की हुकूमत और इमरान खान साहब दोनों के सर हैं, जिन्होंने 3 घंटे के जलसे को पहले तो 3 दिन का बनाया और फिर जिस तरीके से रिट्रीट किया है उन्होंने, इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े नारे मार के और इतने बड़ी बड़ी धमकियां दे के, वो भी मज़ाक़ा खेज सूरत हाल थी कि सुबह 11 बजे से बल्कि 12 बजे तक भी यूँ लगता था कि यहाँ जो क़यामत मर्जी ढा दे कोई, यहाँ जलसा नहीं होने दिया जाएगा, हुकूमत तुली बैठी है। लेकिन फिर जिस तरह से IG के अहकामात से लेके पंजाब हुकूमत और फिर बकौल फिरदौस आशिक अवान के इंसानी हमदर्दी जो फूट पड़ी अचानक PTI के दिल में, वो सब हैरान कुन बातें हैं। मेरा ख्याल ये है कि आज के इस जलसे के बाद जो अगला जलसा होगा लाहौर का, उसको 3 गुना कामयाब अब से करार देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने ये बोंगियाँ मारनी छोड़नी इसलिए नहीं है। मैं 2-3 जल्दी से मिसालें दे दूँ आपको, फिर आपके मेन सवाल पे आता हूँ। जी। आपको याद होगा मैनसरा में कैप्टन सफदर ने जलसा ऑर्गेनाइज किया, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन DC ने कहा करने नहीं देंगे, जो मर्जी हो जाए, ना NOC देंगे ना जगह की इजाज़त देंगे, यहाँ हो नहीं सकता जलसा, जो आएगा जेल जाएगा। जलसा हुआ, आपने भी देखा। फिर पेशावर की हुकूमत पूरी चीफ मिनिस्टर से लेके और यूसुफ शौकत ज़ई और यूसुफ शौकत ज़ई से बंगश तक तमाम ने वो धमकियां और नारे लगाए कि जो आएगा जेल भर देंगे, लेकिन यहाँ जलसा नहीं हो सकता। फिर वो जलसा हुआ, आपने देखा किस तमतराक से हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा मौलाना फजल रहमान साहब ने लाड़काना में एक ठीक ठाक जलसा ठोक दिया। उसके बाद सिराजुल हक साहब ने लोहरदीर में कमाली कर दी है और फिर उन्होंने कहा कि हम क्यों पीछे रहे। असद उमर साहब ने सक्कर में तमाशा लगा दिया। बंदे 200 हों, 300 हों या 10,000 हों, वायोलेशन की फितरत और नेचर एक तरह की होती है। फिर आपको याद होगा आशिक अवान साहिबा जो है, उन्होंने यहाँ क्रिकेट और फुटबॉल के मैच भी खेले और फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो 50-60 आदमी उनके इर्द गिर्द चिपके होते हैं। जब हुकूमत खुद इतनी नॉन सीरियस होगी और अपनी मुखालिफ जमात से ये तवक्को करे कि वो तमाम SOPs पर अमल करके घर बैठ जाए और जलसे ना करे, तो जमात इस्लामी को भी कल उन्होंने KP के अंदर अलाउ किया है जलसे का, बुखारी साहब, क्योंकि उनसे कोई खतरा नहीं सियासी मेरा ख्याल से उस तरह का। जी अब मैंने कंटिन्यू कीजिए। जी मैं जो असल बात मैं कहना चाहता हूँ, तासुर ये है, तासुर क्या है, बल्कि लोगों को यकीन दहानी कराई जा रही है कि तहरीकों के नतीजे में हुकूमतें नहीं जाती। मैं, अगर मुझे आप इजाज़त देंगे तो मैं ट्रैक रिकॉर्ड ज़रा सीधा करना चाहता हूँ। जी प्लीज़ सर। अयूब जो जिसको माइटीएस्ट डिक्टेटर कहा गया, उसके खिलाफ UDF बना था, जिसने 4 आने चीनी महंगी होने के ऊपर उस डिक्टेटर को घर जाने पे मजबूर किया। उसके बाद PNA की मूवमेंट, भुट्टो जैसा शातिर आदमी, स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी, इलेक्टेड विद मेजॉरिटी इन स्वीपिंग मेजॉरिटी इन वेस्ट पाकिस्तान, उसके खिलाफ PNA बनी, घर जाना पड़ा। ज़िया साहब, वो तो तैयारा तबाह हो गया, वरना जो MRD की और ARD की मूवमेंट्स थी कामरान, आपकी भी तारीख बड़ी ठीक है, वो भी बहुत इफेक्टिव मूवमेंट्स थी। उसके बाद आ जाइए IJI बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। जनरल असलम बेग साहब छाती ठोक के कहते रहे मैंने बनाई, जिसने जो करना है कर ले। इसी तरह से जनरल हमीद गुल साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि जी हाँ हमने बनाई थी। फिर जनरल दुरानी साहब ने पता नहीं ISI के पैसे किसको बांटे थे, क्यों बांटे थे, किसके कहने पर बांटे थे, ये सब कुछ होता रहा। अल्टीमेटली PTI आई और नवाज शरीफ की छुट्टी हो गई। कौन कहता है जनाब तरीकों के नतीजे में हुकूमतें नहीं जाती? पहली बात तो यह है, मैं जिम्मेदारी से ये बयान दे रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम में कि अगर ये मूवमेंट्स नहीं होती उस वक्त के ना डिक्टेटर जाते, ना सिविलियन डिक्टेटर जाते। बुखारी साहब, ये जो मूवमेंट है PDM की, मेरा फिर अगला सवाल ये, क्या इसमें इतनी वो जान है कि हुकूमत को परेशान कर दे या हुकूमत के लिए चैलेंज? वही एग्जैक्टली वहीं आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हुकूमतें अपने आप का दिफा 2 बातों से कर सकती हैं, एक उसकी रिट एस्टेब्लिश रहे और दूसरा अवामुन नास के मसाइल हल करते रहें। जहाँ तक अवाम के मसाइल का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में अवामुन नास इतने ज़िंदगी से नहीं उकताए जितने माशाअल्लाह PTI की हुकूमत में। और ये मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, बाहर निकले घर से कोई भी जो चैलेंज करता है मेरी बात को, और किसी बंदे को रैंडम पूछते जाएँ जनाब कि सुनाओ क्या हाल है आजकल, वो आपको बता देगा जनाब, बशमूल बेपना गालियों, बेपना बददुआओं और बेपना कर्सिंग के साथ। दूसरी बात यह है रिट, जैसा मैंने पहले कहा, इन्होंने कहा नहीं करने देंगे, सबने किए, गवर्नमेंट खामोश है, कुछ हो ही नहीं रहा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आवाम के जलसों से मुतासर ना हो जाए, या जिनको वो लाते हैं या जिनकी सरपरस्ती करते हैं उनसे मायूस ना हो जाए, तब्दीली नहीं आती। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, फिर जिम्मेदारी से कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट किसी की सगी नहीं होती, वो ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं
और फिर उनका हाथ सरपरस्ती उनके सरों पर आ जाता है और गवर्नमेंटें घर भी चली जाती हैं और नई बन भी जाती हैं। यही होगा अगर इसी तरह की नाअहली और नाकामी रही हुकूमत की गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के बारे में, अगर इसी तरह का रवैया रहा जिस तरह हमने मुल्तान में आज देखा है, तो फिर अल्लाह खैर करे। राइट, ये बड़ा आपने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कर दिया जनाब, और इससे एक और सवाल को जन्म लिया जिसके लिए मैं सीधा जनरल ऐवान साहब के पास जाऊंगा। जनरल साहब, बहुत वार्म वेलकम, एक तो आप बड़े से बात तशरीफ लाए। दूसरा ये बता दीजिए कि बुखारी साहब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट अगर मुतासिर हो जाए, अगर मैं इसको इस तरह पुट करूं, तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली तब्दीली आ सकती है। पाकिस्तान, कोई दो राय नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम रोल है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के, उस पर भी। इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही होगी आपके ख्याल में इस वक्त इन जलसों को देखकर, और आप एग्री करते हैं आज भी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अवाम की पल्स को देखकर कोई फैसला करे या कोई मुशावरत करे या कोई मशवरा दे प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को इस हवाले से हुकूमत की रिट के बारे में? थैंक यू कामरान शाह। देखें, या आप जो बुखारी साहब ने तारीख सुनाई है, या तारीख का सहारा ले लें और उसका सफ़ा पढ़ लें, या मेरी राय ले लें। बात यह है जी कि एस्टैब्लिशमेंट ने, आपकी राय इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ आप सबका इशारा है जी, जिसकी तरफ आप सबका इशारा है, उन्होंने अपनी जो कोर्स करेक्शन है वो कर ली है। और अब वो तमाम लोग जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनसे मुतासर होकर आर्मी कोई तब्दीली लाएगी, उनको सख्त नाउमीदी होगी। इस तरह का कुछ होने नहीं जा रहा। जो भी आर्मी हमेशा हुकूमत वक्त जो आज है या जो आइंदा होगी उसके साथ ही खड़ी रहेगी। लिहाजा ये जो इस सिराने के साथ टेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं या इस बैसाखी की तलाश में हैं, उनको ये बैसाखी अब मुयसर नहीं आएगी। बाकी कौन कितनी तब्दीली ला सकता है, जो आपका आज इंट्रो है वो बहुत ही रेलेवेंट है, और उसमें आपने जो दो तीन बातें कही, यस, उन पे गौर करने वाली बात है। एक ये है कि पार्लियामेंट गैर मौसर होकर रह गई है क्योंकि पेशावर सियासतदान नए इंतखाबात का जुआ खेलना चाहते हैं और वो चाहते हैं, वाह क्या जुमला है, नई कुरानदाजी हो जाए। सर ये बड़ा अच्छा जुमला बोला, पेशावर सियासतदान नए इलेक्शन का जुआ खेलना चाहते हैं। वाह वाह, जी जी, जबरदस्त। जी, वो कि हो सकता है इस दफ़ा उनका कुरा निकल आए। भाई इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना उनको आवाम से कोई हमदर्दी है, न वो कोई किरदार वाली सियासत कर रहे हैं, न उनके माजी में कोई ऐसी चीज़ है कि वो आवाम को बेच सकें। आवाम ने, ये जितने लोग उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इनका माजी देखा हुआ है और सब हस्बे तौफीक 5, 10, 15 और 20 साल इक़्तिदार कर चुके हैं और कर रहे हैं। लिहाजा उनके पास भी बेचने के लिए कुछ नहीं है। गवर्नेंस की कमज़ोरियाँ यस हैं, और इमरान खान साहब को अगर इन जलसों से कोई एक सबक लेना चाहिए तो वो ये है कि वो जितना जल्दी अपनी गवर्नेंस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं उसको बेहतर बनाएं, तो यही उनके हक़ में जाएगा। मुझे इसके अलावा और कोई तब्दीली की वजह नज़र नहीं आती। अवान साहब, आपकी इस बात से ना तब्दीली ऐसी आती नज़र भी नहीं आती। आपकी इस बात से कि अब आर्मी कोई तब्दीली नहीं लाएगी और जो लोग एक्सपेक्ट करते हुए नाउमीदी होगी और हुकूमत के साथ खड़े होंगे, इससे नवाज शरीफ साहब देखें बड़ी रकाबत और रशक महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी बड़ी हसरत थी कि आर्मी उनके साथ भी इस तरह खड़ी रहती जिस तरह के इस वक्त इस गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है। और बड़ी अच्छी बात है कि खड़ी हुई है। अगर ये परसेप्शन चेंज हो गया है तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती थी। जी जी जी, उनके साथ भी आर्मी खड़ी रही है, उन्हें नजर नहीं आती। अच्छा, उनको नजर नहीं आती। उनके होते हुए जो कुछ आर्मी ने किया है वो इनके दौर में नहीं किया, और आर्मी ने हर वो काम किया जिसका उन्होंने उसे हुक्म दिया, और वो काम भी किए जो ना मैंडेट में शामिल थे और जिनके अपने अदारे अपनी जगह पे मौजूद भी थे, लेकिन जो भी हुक्म दिया गया उस वक्त की फौज ने बजा लाया। ये कोई एहसान नहीं था। एक नेशनल आर्मी है और आर्मी जो भी करती है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए करती है। बिल्कुल ठीक है। सियासत में मदाखलत जो है वो अब माजी का हिस्सा बन चुका है और अब वो आइंदा मुझे होता नजर नहीं आता। बिल्कुल, आपने तो पूरा एक बात ही खत्म कर दी, क्योंकि पीडीएम का पूरा नैरेटिव ही ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख है गवर्नमेंट के अंदर, और हुकूमत तो वैसे ही नाम हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत चलाई कोई और रहा है। तो आपने तो कह दिया ऐसा है ही कुछ नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये आपने वही बात की है जो प्राइम मिनिस्टर अपने मुतवातिर इंटरव्यूज में कहते आ रहे हैं कि कोई दबाव नहीं। इवन खारजा पॉलिसी इसके मतलब कहा जाता है कि उसके फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती है पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों डिनाई किया है। इसमें तो मैं बुखारी साहब से अलग राय लूंगा, लेकिन भट्टी साहब के पास जाऊंगा। भट्टी साहब, आज का जलसा या आइंदा होने वाले जलसे,
ये हुकूमत के लिए क्या सबक हो सकता है, हुकूमत के लिए क्या थ्रेट हो सकता है, या ये ऑपोजिशन वैसे ही खौम के टकरे मार रही है? क्योंकि अब तो ऐवान साहब कह चुके हैं, जिसको मैं कहता हूं कि वो लवाजमात इनके पास नहीं है, ऑपोजिशन के पास हुकूमत चेंज करने के, वो तो ऐवान साहब भी कह रहे हैं कि नहीं है। तो ये क्यों निकले में बाहर आपके ख्याल में, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस गवर्नमेंट को इन जलसों से? भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि कामरान भाई कि मैं शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास एक ट्वीट है जो 13 जून का है, 2 बजे दोपहर का। ये कासिम गिलानी साहब का ट्वीट है, और कासिम गिलानी साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मेज़बान थे मुल्तान के जलसे के। तो कासिम गिलानी साहब का ट्वीट ये है जो 13 जून को 2020 में उन्होंने किया। थैंक यू इमरान खान गवर्नमेंट एंड नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मतलब नैब, you have successfully put my father's life in danger, his COVID-19 result came positive। ये 10-12 बंदे थे, और जो नैब की पेशियों में आ जा रहे थे, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बुला रहे थे, तो कासिम गिलानी साहब और उनके बच्चों का ख्याल था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नैब की पेशी पे नहीं बुलाना चाहिए, वरना उनको कोरोना हो जाएगा, और वो कोरोना हो गया। आज मैं कहना चाहता हूं थैंक यू यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एंड कासिम गिलानी साहब एंड तमाम जो स्टेज पर फंसी हुई केसेट वाले लोग बैठे हुए थे, ना कोई जिनकी कोई नई पन ना कोई नई चीज़ थी कि वो बचपन में केसेट फंस जाती थी और फिर उसको हम पेंसिल से निकाल के तो वो घुमा घुमा के सही करते थे। वो सारों को खुदा के लिए इस आवाम का कोई रत्ती बराबर भी अक्रॉस द बोर्ड जो बुखारी साहब ने कहा, गवर्नमेंट का, अपोजिशन का, लेफ्ट का, राइट का, दाएं का, बाएं, कोई आपको अवाम का खौफ खुदा नहीं है। सेकंड वेव है और खतरनाक वेव है। भट्टी साहब मेरा आपसे एक सवाल है, भट्टी साहब मेरा आपसे एक सवाल है, भट्टी साहब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये एहसास ज़्यादा सिर्फ अपोजिशन नहीं कर रहा है, क्या हुकूमत को ज़रा एहसास नहीं है अवाम का कि अवाम किस हालत से गुजर रही है 2.5 साल से, जिस पे आप भी तनकीद करते हैं, मैं भी तनकीद करता हूँ, और इन हालात के अंदर के इतने बुरे हालात के बावजूद कोविड के अंदर लोग निकले हुए, चाहे सैकड़ों निकले हुए या हज़ारों निकले हुए, लेकिन इस हुकूमत के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार करने, प्रोटेस्ट करने निकले हुए, इस हुकूमत को ज़रा भी एहसास नहीं है? भाई मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड आपने, लेकिन अगर आप एक गलत काम हुआ है तो उस गलत की बुनियाद पर दूसरा गलत भी काम करेंगे कि मैंने गलत किया तो आप भी कर लेंगे, मैंने कत्ल किया तो आप भी कत्ल करेंगे। इन हुकूमत, इस अपोजिशन को कोई नहीं। जमहूरियत क्या होती है? जमहूर, जिस जमहूरियत में जमहूर लेस हो, ऑडिट लेस हो, परफॉर्मेंस लेस हो, उसके खिलाफ तो निकलते हैं ना फिर इस तरह। लेकिन ये वो मुझे हदीस नबवी याद आ गई है कि एक इंसान का कत्ल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी इंसानियत का कत्ल, और एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना। ये फजूल ज़िद्दें हैं, झूठी अनाएँ हैं, एक दूसरे से नफरतें हैं, और बयानिए के कैदी हैं सो कॉल्ड, और सारे आका चूंकि शिकंजे में आए हुए हैं, ये इस वजह से सारे निकले हुए हैं। ये कोई हमारे लिए थोड़ी निकले हुए हैं, ये महंगाई के लिए थोड़े निकले हुए हैं, ये बेरोजगारी के लिए थोड़े निकले हुए हैं। और इस आवाम को भी सलाम मैं पेश करना चाहता हूँ, घर में भूख नंग नाच रही है, और ये उधर जाके अंदर वो जलसा गांव में नाच रहे हैं जहाँ जलसा होता। यानी इन बड़ों के पास तो क्या है, यानी अभी आप, आज मैं चेक कर रहा था कि नमूनिया और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं पहुंची। हाँ, और आवाम के पास क्या है? बड़ी आरामदेह क्वारंटीन है कामरान भाई, सब सहूलतें हैं, बेहतरीन डॉक्टर हैं, दुनिया भर से दवाइयां मंगवा सकते हैं, ये एयर एम्बुलेंसेज इनके लिए आती हैं, घर के कमरे ICU हैं, और इनके कुत्ते, बिल्लियों, घोड़ों, गधों के लिए भी इतने हमसे ज़्यादा बेहतर। और लोगों के पास क्या है? आज इस्लामाबाद में आप मुझे एक बेड लेके दिखा दें, किसी भी अस्पताल में, आखिरी बात करना चाहता हूँ, इस्लामाबाद में किसी भी अस्पताल में फ़ोन करके एक बेड लेके दिखा दें, एक कमरे में 6-6 लोग रह रहे हैं, आधी कौम दिहाड़ीदार है, और दवाइयाँ खरीदने की ताकत नहीं, अस्पताल में कोई लिफ्ट नहीं, डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं। बिल्कुल सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये किस तरह, लेकिन अफसोस ये है कि इन 2.5 सालों के अंदर इस हुकूमत ने भी कोई बड़ा ड्रास्टिक स्टेप नहीं उठाया। नहीं देखे, फिर आप मिक्स कर रहे हैं या नहीं कामरान भाई, मैं फिक्स है, या हुकूमत पे परफॉर्मेंस पे कर लें बात, हम हुकूमत की गवर्नेंस। लेकिन सर देखें, 101 मरतबा मेरे साथ बात ये 24 घंटे बाहर निकले हुए लोग, अपोजिशन क्या, अपोजिशन को एक महीने के लिए, अपोजिशन को खुदा के लिए बाहर ही निकालें, हुकूमत को घर भिजवा दें, लॉन्ग मार्च करें, धरना दें, जलसे करें, जो करना है करें, इनका हक है।
लेकिन ये 1 महीना तो खुदा के लिए रुक जाए, ये राइट, लोग 1 महीना रुक जाए। अब आपका ये पॉइंट आ गया, और फिर ऊपर से कहना और फिर ऊपर से कहना जलसों में कोरोना नहीं फैलता, खुली जगहों पे कोरोना नहीं फैलता। खैर, ये तो फजूल आर्गुमेंट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ना करो इस तरह। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ सना बुच्चा साहब मौजूद हैं और ये स्पेशल बात ये है कि ये मुल्तान में मौजूद थी, आज इन्होंने वहाँ पे चीज़ों को देखा भी, लोगों के जोश जज्बे को भी ये रिपोर्ट कर सकती हैं, हमारे लिए तजिया कर सकती हैं अपना। सना बुच्चा जी, ये बता दीजिए कि आज जिस तरह भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि आखिर इतना क्या मसला है लोगों को, अगर सैकड़ों या हज़ारों भी निकले तो क्यों निकले, हालांकि इतना कोविड का खतरा है, लोगों को अपनी जान का खतरा नहीं है, या अपोजिशन जो है अपने ज़ाती इंटरेस्ट में अगर लोगों को निकाल रही है तो लोग इतने अंधे और पागल हुए में कि वो इनके केसेस बचाने के लिए बाहर निकले अपनी जानों पर खेल के। एक सवाल, और दूसरा, ऐवान साहब ने आज ये कहा है और ये बात उनकी बड़ी मैं भी उसको समझता हूँ कि ये बात सही कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट तो खड़ी हुई है हुकूमत के साथ, उन्होंने फैसला कर लिया हमें हुकूमत के साथ खड़े होना है, तो इन जलसों का फायदा क्या? अगर इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ खड़ी हुई है तो जलसे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे इमरान खान का, जिसके लिए ऑपोजिशन इतनी तगोदो में लगी हुई है। जी सना बुच्चा साहब। मेरा ख्याल है जलसे में तो आना चाहिए, भट्टी साहब को भी आना चाहिए, अवान साहब को मैं इनविटेशन दूंगी, जनरल साहब भी तशरीफ लाएं, जरूर लाएं, लोगों से बातचीत करें तो लोगों की जो जोश और वलवला है वो उनको खुद अंदाजा हो जाएगा इसका। ये मतलब हमने बहुत सुना है कि बिरयानी की प्लेट पे आ गए तो नान पे आ गए तो लोगों का मजमा इकट्ठा कर लिया तो लोगों को पैसे दे दिया, 1000 रुपए देके के लोग नहीं आए। लोगों के अपने जज्बात हैं और लोगों को समझ भी है कि कोरोना क्या चीज़ है। मेरा ख्याल है इससे किसी को इनकारी नहीं है कि एक मौलिक बीमारी है, लेकिन आई थिंक कि बेहतर मेरी आवाज आ रही? जी जी, आ रही, फरमाइए। अच्छा, ओके जी। मैंने कहा दूसरी बात ये कि देखिए मरियम ने बहुत तरीके से, आई थिंक उन्हीं की बात भी अगर चले जाएं कि देखें कोरोना बहुत समझदार है और इमरान खान साहब ईमानदार है, इसके बाद तो कोई बात रही नहीं जाती, चारों शाने चित हैं आपके सामने। ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि कोविड जैसी चीज नहीं है, ये कोई नहीं कह रहा कि कोविड नहीं लगता, ये कोई नहीं कह रहा कि कोविड की वैक्सीन है और इस मुल्क में जाहिर है कि एक मौलिक बीमारी आई है, वायरस आया है और हम किसी तरह से इस मजमे को इकट्ठा करने से रोकने के लिए हुकूमत के पास अपनी रिट्स थी, अपने तरीकाकार थे, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। मुझे बता दीजिए, कोविड से बचाने के लिए गिलानी साहब के बेटों को अरेस्ट करके 8 लोगों के साथ जेल में रखा था, ये कोविड से बचाने की तदबीर थी? क्या जमात इस्लामी के जलसे में कोविड नहीं होता? क्या गंडापुर साहब जब गुफ्तगू करते हैं वहां पे जब मजमे में असद उमर साहब होते हैं तो क्या वहां कोविड नहीं पाया जाता? तो मतलब ये मरियम साहबा की बात आई थिंक काफी क्लियर थी कि कोरोना भी समझदार है। और तो लोग क्यों निकले हुए थे आप लोग से बातचीत, लोग क्यों निकले हुए थे? जी, लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जी बनना तो हमने वैसे भी है, कोई भूख से मर रहा है, कोई गुर्बत से मर रहा है, कोविड से मर जाएंगे, लेकिन कम से कम बात तो करेंगे। और देखिए मसला ये नहीं है कि जलसा था या नहीं था, मसला ये है कि आवाम आपकी ये कह रही है और जो लोग अपने मुंह से कह रहे हैं। देखिए आज जो मरियम साहिबा ने गुफ्तगू की है, मुझे बता दें फैक्ट और फिक्शन को साइड पर रख देते हैं, ठीक है? वो चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, सब कुछ है, आप प्रूव कर दें। आज तक आप जरदारी साहब पे प्रूव नहीं कर सके, वो उन्होंने जो बातें की उन पे बता दें। बुट्टी साहब को गार में घुस के नहीं मारा गया? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के जनाजे को उनकी फैमिली के अंदर का वेट किया गया या उनको जल्दी जल्दी दफनाया गया? क्या जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसमें मुझे बता दें रत्ती भर कहाँ पे कोई रूम है कि वो फैक्ट्स बयान किए उन्होंने? मुशर्रफ साहब 1 दिन जेल में रहे हैं, रातों रात लंदन नहीं गए हैं। क्या किसी अदालत में जिस तरह से उन्होंने कहा कि इतनी जरूरत है कि उनको वापस मदऊ किया जाए, कि उनको वापस बुलाया जाए, उनको समन किया जाए, उनको इश्तिहारी करार दिया जाए? तो ये तमाम तर चीजें मुझे बता दें कि चोर हैं या नहीं है, अब्बू बचाओ मुहिम है या नहीं है, राजकुमारी है या नहीं है, जो वो कह रही है वो सच है कि नहीं है? और अगर वो सच है तो इसका जवाब क्या है, इसके पीछे कौन है? और अगर खान साहब ये बात अभी भी मतलब जिस तरह से फजल रहमान साहब ने भी कहा कि आप अपने आसपास आप तमाम इदारों के सरबराहों को रख के आप सेफ नहीं है, अब अवाम आपको एक बिल्कुल कठपुतली समझती है और ये बात बड़ी वाज़ेह थी आज जलसे में। लोगों के जो जज्बात थे वो बहुत मतलब आप उसको जो ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। सना साहिबा, मैं चाहूँगा इस पे आपकी आवाज़ अब जरा कट रही है, लेकिन आपका ही जो भुगती साहब का आपने जिक्र किया, मुशर्रफ साहब को जेल में कोई डाल नहीं सका, इस पे ऐवान साहब आपने क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, इससे पहले मैं ब्रेक लूँ? नहीं, आप ब्रेक ले लें। अच्छा, ब्रेक ले लें, ये कोई नई बात नहीं है। चलें ठीक है, मैं इस पर ब्रेक लूँगा, ब्रेक से वापस आऊँगा। तो जितनी गुफ्तगू की जा रही है इसका बड़ी भरपूर तरदीद की है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद, और उन्होंने कहा है कि ना मुझ पर कोई दबाव डाल सकता है इंक्लूडिंग फौज, और ना मेरी फॉरेन पॉलिसी जो है मेरे अलावा कुछ चलाता है, वो मैं खुद चलाता हूँ। तो इसके बाद क्या जवाब रह गया अपोजिशन के जलसों का, ये भी पूछ लेंगे। और आपको मैं एक डाटा दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, जिससे आपको अंदाजा होगा हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। हमारे मौजूद पैनलिस्ट जो है और बाकी दुनिया भी कह रही है हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है अगर वो ठीक होती है, ठीक हो जाए तो मसले ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग एनालिसिस बताऊं जो शायद ही कभी आपने सुना और देखा हो।
इस हुकूमत की नाक के नीचे जो इदारा चल रहा है, जिसके लिए ना आपको IMF के लोन की ज़रूरत है, ना आपको लोगों पर टैक्स लगा के लेने की ज़रूरत है, जो आपके मेरे पे चल रहा है, हम पैसे देते हैं बिजली के बिल में, वो चलता है PTV न्यूज़। उसकी पोजीशन ये है जिसको हुकूमत समझती है कि ठीक है ये, और आपने अगर चेक करना है हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और परफॉर्मेंस, तो ये डाटा मैं आपका शेयर करने लगा हूँ। एक हफ्ते की रेटिंग निकलवाई है मैंने व्यूअरशिप की कि इस हुकूमत के नीचे अंदर चलने वाला PTV न्यूज़, उसके 9 से 10 बजे तक के खबरनामे की क्या क्रेडिबिलिटी है, स्क्रीन पे चलाएं। बामुकाबला 5 लीडिंग चैनल्स जो न्यूज़ के पाकिस्तान के हैं, बशमूल दुनिया न्यूज़, उनकी 9 से 10 की रेटिंग एक हफ्ते की, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये हुकूमत जिसके ऊपर अरबों रुपए जिस इंस्टीट्यूशन पे लगा रही है, हमारी जेब से लेकर और कह रही है PTV न्यूज़ सही चल रहा है, उसकी रेटिंग है 0.064%। 0. बाकी वो जो ब्लू बार आपको नजर आ रहा है बाकी के 5 चैनल्स का है न्यूज़ का, 9 से 10 बजे तक का, 7 दिनों का। ये हुकूमत की परफॉर्मेंस है। उसके अंडर चलने वाला इदारा जो वो ठीक कर सकती है, उसकी व्यूअरशिप है 0.064%। हमारी जेब से जा रहा है, गलत जा रहा है, गलत चीज़ दिखाई जा रही है, तभी अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही और हुकूमत खुश है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, जिन्होंने बुलंद बांग दावे किए थे कि BBC रोल मॉडल बनाएंगे। बुखारी साहब, इस पे तो मैं खैर नहीं चाह रहा कोई डिबेट हो, लेकिन आप बात कर सकते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों ये भी कही कि जी फौज का मुझ पर कोई दबाव नहीं है, अपोजिशन फजूलियात बोल रही है। इवन खारजा पॉलिसी भी मैं बनाता हूँ, ठीक है, मेरे फोन वगैरह जो टेप होते हैं ISI IB करती है, वो उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड है और वो कह रहे हैं वो टेपिंग एक प्रोसेस का हिस्सा है, उसको आप इतना बढ़ा चढ़ा क्यों बयान करते हैं? दबाव मेरे पे कोई नहीं, तो अपोजिशन का मसला क्या है? प्राइम मिनिस्टर में दबाव ही कोई नहीं है खारजा पॉलिसी समेत। जी जनाब, पहली बात तो यह है कि जनरल साहब ने फरमाया था कि या तारीख को ले लें और या उनकी राय ले लें। तो मैं तस्लीम करता हूं कि पाकिस्तानी कौम को आज के बाद तारीख भूल जानी चाहिए और सिर्फ जनरल्स जो हैं उनकी राय को साफ समझ लेना चाहिए। लेकिन फिर हमें ये तवक्को ज़रूर रखनी चाहिए कि उनकी राय जो है वो मुनसफाना होगी और वो दे विल कॉल ए स्पेड। उनको सब कुछ नज़र आ रहा है। हमने जनरल साहब से दुनिया के ऐसे ऐसे रेफरेंसेस सुने हैं कि हमने समझा हम एजुकेट हुए हैं, लेकिन उनको आज तक PTI की हुकूमत में कभी कोई कमी या खामी नज़र नहीं आई है। ये उनके कमाल आप उनका कह सकते हैं। मुझे जो एतराज़ है वो ये कि नाकामी हुकूमत की है, काम ये नहीं कर रहे हैं, वुज़रा सिवाय पुराने नोहे मरसिए पढ़ने के कुछ करते नहीं हैं, हरफ एस्टेब्लिशमेंट पे आ रहा है। ये एस्टेब्लिशमेंट, ये फौज मुझे भी प्यारी है, फौज के ऊपर हर्फ आने वाला जो है या डालने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता, इसलिए कि उनका कोई एंटी पाकिस्तान एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान है तो फौज है, पाकिस्तान है तो ISI है। मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात पे होती है कि परफॉर्म ये नहीं कर पा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे भी और सियासी लेवल पे भी। PDM ने फोकस किया हुआ है फौज की क़यादत को, क्योंकि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही है। एक बात तो ये अर्ज करनी थी। दूसरी बात ये कि ये जो हुकूमत के, एक फिल्म मैंने देखी थी रुदाली, आप भी कामरान शायद चूंकि फिल्म दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बड़े बड़े नवाब और जो ठाकुर होते थे ना, वो कोई अगर मौत हो जाए वहाँ तो खुद नहीं रोते, वो मंगा लेते हैं किराए के ऊपर गांव से खवातीन जो आके बयान करती हैं उनके मरने वालों के। ये मिसाल कहाँ आ रही है? तो मतलब बिल्कुल आप जरूर रखें, वो आप समझ जाएंगे वो मैं जो मिसाल दे रहा हूँ। मैं कह ये रहा हूँ कि ये सुबह से शाम तक चैनलों पर बैठ के पुरानों को कर्ज करने के हवाले से अगर वुज़रा ये बताना शुरू कर दें कि देखिए आज हमने ये काम किया है, आज हमने ये काम किया है, आज हमने ये काम किया है, तो बेहतर हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये कि आपका सवाल PTV के हवाले से, मैं भी चूंकि चैनल का कुछ चला चुका हूँ, 3.5-4 साल इस वक्त भी चैनल में काम कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा चैनल जो है वो खुल भी गया है। कल हमारे नाज़रीन उसकी ट्रांसमिशन देखेंगे। देखिए PTV का मैंडेट ये होता था, जी अब PTV का मैंडेट ये है, आप एक्ट उठा के उसका देख लीजिए कि ये फोकस करेगी पार्लिमान की कवरेज को और हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो उसकी पॉलिसीज हैं। आप मुझे बताइए, क्या अपोजिशन पार्लिमान का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल, तो बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। एक चेयरमैन ने ये कह दिया कि हम अपोजिशन को तो रगड़ा लगाएंगे? सर, चेयरमैन का कसूर कोई नहीं है बुखारी साहब, ये प्राइम मिनिस्टर की परसेप्शन है। नहीं बुखारी साहब, चेयरमैन का कसूर कोई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की परसेप्शन। मैं भाई अगला जुमला अगर आप सुन लेते तो मैं अब ये तवक्को रखूंगा साहिब राय जनरल साहब से कि उनको कोई मशवरा दें कि खुदा के वास्ते इतना हेवायर मत जाइए कि लोग आपकी बात सुनना छोड़ दें। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, वक्त के लिए तो हम आगे चला। बिल्कुल ठीक है, मैं फिर ये कहता हूं जी बिल्कुल सर, आपका ये पॉइंट आ गया। एवान साहब, यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड के इस हुकूमत के अंदर कोई खामियाबी क्यों नजर नहीं आती? चलें, पुट इट दिस वे।
अगर मेरी बात बुखारी साहब और आप और हमारे व्यूअर तो खैर गौर से आई एम श्योर सुन रहे थे, मैंने ये कहा था कि गवर्नेंस पर अगर बात हो तो फिर तो उससे बात की जा सकती है, लेकिन ये जो वावेले हो रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं, इनसे कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। एंड आई स्टिल मेंटेन कि इनसे कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। और जो इससे पहले तब्दीलियां आई हैं उनका पूरा मुताला कर लें कि कहाँ से बात शुरू हुई और तब्दीली कैसे लाई गई और उस तब्दीली के नतीजे में हुआ क्या, तो फिर सारी बात तारीख भी सामने आ जाएगी और हकाइक भी सामने आ जाएंगे। अब इस पे बात जो आप मवाजना पेश कर रहे हैं, देखें मैंने आपको बताया ना कि न मैं पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, न उनका मेंबर ही हूँ बुनियादी, मैंने तो उनकी मेंबरशिप तक नहीं ली हुई। मैं तो आपके सामने वो हकाइक रख रहा हूं जो आपने सवाल किया। अब आपने एक मवाजना पेश कर दिया पीटीआई और प्राइवेट 4 चैनल्स का, यही मवाजना जरा पेश कर दो ब्लू एयर का और पीआईए का, इत्तेफाक फाउंड्री का और स्टील मिल का, उनके 36 शुगर मिलों का और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स का, रेलवे का। तो ये मवाजना भी लोगों के सामने रखो ना कि अगर इनके टेन्योर में इत्तेफाक फाउंड्री और इनके बिजनेसेस 100 गुना तरक्की करते हैं और उस वक्त जो स्टील मिल है उसको 140 अरब का खसारा होता है, तो फिर ये मवाजना भी एवान साहब अगर एयर ब्लू तरक्की करती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं एवान साहब। जिस वक्त नवाज शरीफ पावर में थे, जो है जब नवाज एंकर एज अ न्यूट्रल, जी सर, मैं यही कह रहा हूं कि अवाम के सामने पूरे हकायक रखें, पूरे हकायक रख रहे हैं दोनों का मवाजना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मसला ये है कि एयर ब्लू का इस वक्त अगर मैं मवाजना करूंगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इसी तरह इत्तेफाक फाउंड्री जो है उसमें जो हालात, नहीं जी हम कर चुके हैं मवाजने। जब ये पावर में थे, नवाज शरीफ जब पावर में थे, तो ये पूरी मीडिया कैंपेन मीडिया ने खुद चलाई थी पैनामा की लेके, जिसको हमने वर्ड टू वर्ड रिपोर्ट किया। उनको पहले फारिग कर दिया मॉरली इखलाकी लिहाज से, हमने की थी, आप भी हमारे प्रोग्राम्स में आते थे। आज मैं ये डिबेट क्यों करूं? आज मैं क्यों सर एवान साहब, आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है ना, आज मैं उन पे बात करूंगा, उनके अंडर जो इदारे चल रहे हैं। कामरान शाहिद जी देखो, मेरी तरफ से आप इमरान खान को जो दिल है कहो, मेरी तरफ से जो दिल है कहो इमरान खान को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में स्टेट ओन्ड प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, उनको लूटना फर्ज समझा जाता है। उनको साहिब इक्तदार लोग भी और जो उनको सर आपका ये पॉइंट आ गया, वो जी भर के लूटते सर आपका ये पॉइंट आ गया, वो लावारिस इदारे हैं। बिल्कुल ठीक है। और आपके इसी पॉइंट में मेरी दलील है कि इमरान खान ने भी फिर कोई चेंज तो ना लेके आए ना एज प्राइम मिनिस्टर। लूटने वाले सियासी इदारे, जो सरकारी इदारे अभी भी लूट ही रहे हैं, तो क्या फर्क है इनमें और नवाज शरीफ साहब ने? नवाज शरीफ साहब कहते बुचा साहिबा, मुझे ये बता दीजिए कि अब तो इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया इंटरव्यूज में कि कश्मीर पॉलिसी से लेके दूसरे मामला तक फौज को उन पे कोई दबाव नहीं होता। फिर ऑपोजिशन क्यों ये तबले जंग बजा रही है और कह रही है जी एस्टैब्लिशमेंट ये कर रही है और वो कर रही है, जब प्राइम मिनिस्टर खुद मार रहे हैं, कोई दबाव नहीं फौज का। देखिए, मेरा ख्याल है जितनी दफा ये सवाल उठाया जाएगा और जितनी दफा ये जवाब दिया जाएगा, इसका जवाब तो आ ही नहीं रहा। मतलब ये बिल्कुल अहमियत खोता जा रहा है ये सवाल और ये हकीकत। जनरल साहब की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब ये शो में आते हैं, अगर ये पीटीआई से भी इनका ताल्लुक नहीं है, अगर इनका ताल्लुक मतलब ये किसी और को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे, तो ये क्या तारीखदान हैं, क्या ये तजियाकार हैं, क्या इन्होंने सहाफत की है, क्या ये कोई कॉलम लिखते रहे हैं? तो जाहिर है किसी को तो रिप्रेजेंट करते हैं तो आते हैं। पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं करते लेकिन उनका दिफा करते हैं। हर प्रोग्राम में हमें एक जनरल लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि मेरा ख्याल है जो इदारा है उसको एक बंदे को अपॉइंट कर लेना चाहिए, जैसे जनरल बाबर साहब हैं, इस तरह का एक और नुमाइंदा भी वो कर लें कि मीडिया में ये है और मुज़ाकरात करने के लिए ये है। तो ये जो दूसरी टीम है ना, इसका नहीं, बात सुने, ये जी इसका बात सुनो, ये किसी जर्नलिस्ट के पास लाइसेंस है? आपके पास ये लाइसेंस है कि आप आए और हर मौजू पे बात करें और कोई एक एजुकेटेड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एनी रिटायर्ड जज, जनरल एडवोकेट, वो किसी मौजू पे आके बात नहीं कर सकता? मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप सहाफी नहीं है, आप तज्जियाकार नहीं है। मैं पूछूं क्यों? जाहिर है आप अगर आते हैं, तज्जियाकार के बुनियाद पे आते हैं, तो आप दिफा करने आते हैं ना। किसका दिफा करने आते हैं आप? मुझे बता दीजिए, मुझे आपका ये सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो आपसे ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कुछ भी नहीं चाहिए जनरल साहब, मुझे तो सिर्फ सच बताना है। अगर आपको पूरे हकायक बताने हैं तो हकायक सुनने का दम भी रखिए सर। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप दिफाई तज्जियाकार का मतलब क्या है? आप किसका दिफा कर रहे हैं? मेरा दिफा कर रहे हैं, अवाम का दिफा कर रहे हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट है। मैं तो सिक्योरिटी एनालिस्ट नहीं हूँ, मुझे तो नहीं आता ये सब चीज। आपको आती है, लेकिन आपका एरिया पॉलिटिक्स तो नहीं है ना सर।
हमने तो पढ़ा है पॉलिटिक्स। सब लोग देखें, तो ऐवान you साहब don't का invite me in your program ना बीबी। ऐवान साहब जो है एक बड़े क्रेडिबल ऑब्वियस सिटीजन भी है, एक्सपीरियंस भी है। मैंने जब ये जीओसी थे सवात में, तभी मैंने इनका इंटरव्यू किया था, और इनके तजर्बों से हम ऑब्वियसली इसलिए इनको बुलाया जाता है कि एक बड़ी वैल्यूएबल तज्जिया होता है। और आज भी मुझे बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करने का, और बुच्चा साहिबा से ही बात करने का बड़ा मजा आ रहा है। और भट्टी साहब आपसे तो बहुत आता है, योर टेक ऑन इट सर, ये इसका क्लाइमेक्स क्या होने लगा है इस जलसों का? 13 दिसंबर के बाद खत्म ठुस या आगे जाएगी मूवमेंट? वो सबसे पहले तो उस्ताद मुकर्रम बुखारी साहब ने आज एक बड़ी खूबसूरत बात, वो जो किराए पर रोने वाले रखने वाली याद दिला दी। हमारे पिंड में भी होता था, और चौधरी साहब के वो लेके आते थे। और यकीन करें, आज जब अपोजिशन का स्टेज लगा हुआ था तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे थे अल्लाह के फजल से, वो जो किराए पे रोने वाले, तो और सही रो रहे थे, दम दमा के रो रहे थे। दूसरी बात यह है कि मैं हैरान होता हूं कामरान शाहिद साहब, दो चीज़ें रख लें, गवर्नेंस परफॉर्मेंस बुजदार, पंजाब KPK सिंध, ये सारा। और हाँ सॉरी, मैं माज़रत चाहता हूँ, सना बुच्चा साहब ने मुझे दावत दी जलसे की, इंशाल्लाह अगले पे मैं ज़रूर आऊँगा। कोरोना ख़त्म हो लेने दें, मेरा तो मकसद ये है कि जलसे 100 करें लेकिन कोरोना ख़त्म हो जाए। और सना साहबा को भी नहीं जाना चाहिए, बड़ी कीमती हमारे लिए, काबिल एहतराम है, इनको भी नहीं जाना चाहिए जलसों पर। दूसरी बात यह कि जब मैं सिर्फ दो तीन बताना चाहता हूँ कि जब आप, मौलाना साहब कहते हैं जब आप सो जाते हैं तो कोरोना भी सो जाता है। आप अंदाज़ा कर लें, ये हमें लीड कर रहे हैं और आगे ले रहे हैं। कोरोना जलसों में नहीं फैलता, शायद खकान अब्बासी। कोरोना खुली जगहों पर नहीं फैलता, एहसन इकबाल। कोरोना की बहानेबाजी ना करो, बड़ी माजरत भी ब्रेक लिखा जा रहा है, बड़ी माजरत, ब्रेक लूंगा, एक ब्रेक लूंगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.